Hello, sir. Good evening. Hello, good evening, good evening. How are you, sir? Yes, I'm fine. How are you? I'm doing good, sir. Okay. ठीक है अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. राइट ओके तो फर्स्ट सेशंस देखे कुछ आपने कुछ Sir? हाँ पहले जो क्लास अपने जो टीचेबल प्लेटफॉर्म में कुछ सेशंस है वो देखे क्या? Yes, sir. I saw only the first two videos. After that, there was an issue with the sign-in problem. राइट So today I opened. There were two more videos that I have to see, sir. यस यस ओके तो अभी आपका कैसा चल रहा है न्यूट्रिशन का? Sir. It's going good actually. Handling live clients. ओके I just have one doubt. ओके यस Sir, which paneer is actually good? Paneer made from skimmed milk or paneer made from whole milk? Because I usually make paneer at home with skimmed milk. Right. Skim milk paneer means it is a low fat paneer. Yeah. Right. तो पनीर में मैक्सिमम फैट होती है 50% तक, 25% तक प्रोटीन होता है. तो Okay. हमें वो फैट रिड्यूस करना है. Okay. इसलिए वी हैव टू प्रिस्क्राइब द पनीर ऑफ स्किम्ड मिल्क. Skimmed milk. Okay, sir. Fine. कभी कभी मिलता नहीं है स्किम्ड मिल्क पनीर, तो फिर Yeah. घर पे उसका जो क्रीम है वो निकाल के पनीर बनाने Yes, sir. बना सकते हैं वो. Yes, sir. राइट Right, sir. ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम. Okay. इससे पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है इसमें कुछ? Yeah, Right. the Right. basics of digestion and metabolism. राइट राइट डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म. Yes. तो एक एनाटॉमी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की हमें पता होनी चाहिए. क्यों एनाटॉमी पता होनी चाहिए? क्योंकि कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं मुझे हार्ट बर्न हो रहा है Yes. या कुछ एसिडिटी है. Mhm. क्योंकि मेन जो हमारा कोई भी फूड हम देते हैं या हाँ. कुछ डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो थरोली जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से. मेटाबॉलिज्म, तो हमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ये होता कहाँ पे है और इसके कुछ एनाटॉमिकल करेक्शंस है क्या, ये पता होने के लिए हमें पहले डाइजेस्टिव सिस्टम देखना बहुत जरूरी है. Okay. सिंपल सी है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका फिजियोलॉजी कैसे होती है और हमारा फूड वहां पे कैसे कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, एक जर्नी हम देखेंगे एक हाफ आवर कंसोलिडेटेड सेशन में. तो Okay. बीच में यदि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बीच में भी. Yes. राइट Yes. स्टार्ट करेंगे. मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी. Yes, sir. So will I get this PDF later or is Yes, it yes. available in the recording? हाँ पीडीएफ रिकॉर्डिंग ये सेशन में इसमें भी ये करूंगा. Okay. हाँ डबल आपके लिए. Okay, sir. जो कोर्स है ना उसमें भी इंक्लूड करूंगा. Okay. So after the completion of this course, I'll be getting a certificate, right, sir? राइट राइट सर्टिफिकेट मिलेगा. और मैंने ना इसमें आपको कुछ क्लाइंट्स भी देने वाला हूँ. Okay. जब आपका पूरा 1 महीने का तो मैंने बोल दिया है, ये 1 महीने का, मगर मुझे लगता है ये 1 मंथ में पॉसिबल नहीं है. आपका True. 1 महीना ना एक क्लाइंट्स कुछ दे दूंगा मैं, तो Okay. उसके ऊपर हम डाइट, उनका वेट कैसे रिड्यूस होता है वो भी देखेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. यदि कोई Correct. पेड क्लाइंट मिलता है तो वो भी मैं आपको रेफर करूंगा. Thank you, sir. Great, sir. Yes. So I have one more doubt. This is out of the topic. So there's always, can I ask now or is it fine? Yes, yes, yes. You can ask. Okay. So they say for people suffering from hypothyroidism, they say some say soya you can give soya and cruciferous vegetables hote hai na sir. My Hindi is not so good. Yes, yes, yes. You can. Yeah. English. So वो cabbage, वो cauliflower, वो broccoli, वो सब होता है ना सर. वो हाँ. बोलते हैं कि ये नहीं देना, हफ्ते में एक बार देना है. So some say
totally avoid करने, वो what is the truth behind it, sir? Should we prescribe them? Should we not prescribe them? हाँ, अभी क्या है, जो क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स है, हाँ, तो उसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मैक्सिमम अवॉइड किन में करना है, जो थायराइड के लिए है, हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको है। hypothyroid, yeah. हाँ, तो क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे अलग, Goitrogen. हाँ गॉइटर्स है, या वो क्यों होता है वैसे, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स है, रॉ वेजिटेबल्स, उनको प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, यही सिर्फ देखना है। कैबेज जो है वो, कैबेज, ब्रोकली, ये मोस्ट क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आता है। हाँ. तो उनको यदि थोड़ा सा ब्लांच कर लिया हमने, या बॉईल कर के लिया, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डेली नहीं खा सकते 250 ग्राम से ज्यादा, ये रिसर्च है। ओके. ऐसे तो बहुत सारे मिथ्स है सब इसमें, कि बहुत सारी स्टडी भी हुआ है कि उसका कुछ रिलेशन नहीं है, फिर भी कुछ जो क्रूसीफेरस है, तो वो थायराइड बनने में जो मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर्स लेवल पे वो कुछ डिस्टर्ब करता है, ऐसे कुछ स्टडीज है, मगर 100% वो भी फिक्स नहीं है। जैसे कि हम सोया नहीं देते, बहुत सारे इसमें सोया प्रोटीन, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, मगर वो भी ईस्ट्रोजन भी लेवल बढ़ता है। ये भी हमने सोयाबीन डेली उतना 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन सोया से लिया, तो वो हो जाता है थोड़ा सा। तो वैसे है, हम सोयाबीन का प्रोटीन 10-12 ग्राम जब लेते हैं तो भी तो होता नहीं है। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग रिस्पॉन्ड करती है, कोई भी फूड है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, वो सब मैटर करता है हर फूड को। किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, किसी को लैक्टोज टॉलरेंस बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमें वो बॉडी उसकी किसको अडेप्ट हो रही है, किस फूड को वो रिएक्ट अच्छी तरह से कर रहा है, या रिएक्ट हमें कुछ अलग रिएक्शंस आ रहे, तो वो देख के हम डिसाइड करना चाहिए कि फूड सिलेक्शंस कैसे करना है। धीरे धीरे हम बाद में ये करेंगे। ओके। अभी ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पहले से पता है, तो फिर भी एक रिवीजन ले लेते हैं। फूड क्या है? is any substance when ingested or eaten, और any edible food, edible substance हम जब खाते हैं तो उसे फूड कहते हैं। मगर कभी कभी पाइका, पता है आपको? PICA, पाइका यस सर। हाँ हाँ, इट इज अ डिसऑर्डर जो नॉन एडिबल फूड कोई खाते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसको कभी कभी बच्चों में पाइका ज्यादा होता है, वो कैल्शियम डिफिशिएंसी से ज्यादा होता है ना सर? हाँ, वो बच्चों में कैल्शियम डिफिशियंसी से होता है, मगर बड़े होने के बाद भी वो आदत उनको होती है, या साइकोलॉजिकल कुछ उनके मिथ्स बन जाते हैं कि मुझे ये खाने से अच्छा फील हो रहा है। जैसे कि कुछ लकड़ियां खाते हैं, कांच खाते हैं, इट इज, हाँ, तो इट इज आल्सो अ पाइका। तो वो फूड नहीं है जो नरिश करता है, न्यूट्रिशन देता है, उसे हम फूड कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स भी फूड में के जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स है, फैट, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, तो वो न्यूट्रिएंट होते हैं। फिर डाइजेशन क्या है? इट इज अ मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो वो हम धीरे धीरे कैसे स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेकडाउन होता है वो देखेंगे। एब्सॉर्प्शन, जो फूड हम खाते हैं उसका जब ब्रेकडाउन होता है, तो हर पार्ट में जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें हर पार्ट में अलग अलग न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन होता है, उसे एब्सॉर्प्शन कहते हैं। और इलिमिनेशन होता है, एक प्रोसेस होती है इलिमिनेशन की, जिससे स्टूल बनता है और बाद में फीकल मटेरियल हम बाहर एक्सक्रीट होता है। तो एक ओवरऑल ये प्रोसीजर होती है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में। हाँ, ये मेटाबॉलिज्म भी क्या है? केमिकल प्रोसेस है। कुछ मैकेनिकल प्रोसेस कहाँ पे होती है? स्टमक में होती है।
जो मैकेनिकल ग्राइंडिंग होती है, तो ये भी डाइजेशन का ही पार्ट है। और मेटाबॉलिज्म एक केमिकल लेवल पे होता है, फूड को ट्रांसफॉर्म होता है फूड जो एडिबल या उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में, तो उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स है, जो कुछ कुछ प्रोटीन्स है, एंजाइम्स आर प्रोटीन, फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस तक, अबाउट 1000 केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो उसमें एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं या कम क्वांटिटी में ये चाहिए, मगर वो उसके बिना जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बूस्ट या कम, स्लो या कम करना वो एंजाइम्स पे ही डिपेंड होता है। जिसे कैटलिस्टिक हम बोलते हैं, वो स्पीड कम डाउन या स्पीड स्लो कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो उसे एंजाइम्स कहते हैं। जैसे कि हम कुछ एंजाइम्स हम देखेंगे आगे चल के। न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो यूटिलाइजेशन कैसा है। हम बहुत बार क्या करते हैं, डाइट तो देते हैं क्लाइंट को, समझो वेट गेन करने के लिए डाइट देते हैं, मगर वेट गेन नहीं होता। तो वो क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है क्या वो न्यूट्रिएंट्स का। कभी कभी क्या होता है, हम जिसका एनीमिक पेशेंट है, एनीमिया है उसको, जिसका एज भी लेस देन 10 है, तो उसको हम ज्यादा जिसमें आयरन है वो फूड प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो फिर एनीमिया के लिए हमने प्रिस्क्राइब फूड तो किया, आप पालक देते हैं या कुछ और प्रिपरेशंस देते हैं, जैसे डेट्स हैं, उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं या रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं। मगर उनका जो एचबी लेवल है, वो जब 1 महीने के बाद हम चेक करते हैं तो बढ़ता नहीं है। तो वो क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके साथ यदि अगर हमने बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के भी सोर्सेस नहीं दिए या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन नहीं दिया, तो जो अपना आयरन है वो एब्सॉर्ब नहीं होता। इसलिए वो न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें जानना चाहिए। या डी विटामिन के बिना कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन नहीं होता, तो ये न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल कंडीशन उनकी क्या है, वो भी हम देखना चाहिए। और कैलोरी आपको पता है, जो 1 kg ऑफ वाटर या 1 लीटर वाटर 1 डिग्री से हमें जब उसको रेज करना है टेम्परेचर, तो जितनी एनर्जी लगती है तो उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं। अब फूड में कैलोरी कौन सी है, किलो कैलोरी होती है, जिसे हाँ कैपिटल सी होता है, उसे कैलोरी भी कहते हैं फूड कैलोरी में। अब माल न्यूट्रिशन पता है आपको, पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिनमें प्रोटीन कम होता है या कुछ भी जो सप्लीमेंटेशन हम देते हैं, तो वो मिनरल्स विटामिन्स कम होने के बाद प्रोटीन एब्सॉर्प्शन भी कम होता है, या प्रोटीन जिनको हम माल नरिशमेंट कहते हैं। तो प्रोटीन कम जब जाता है किन बच्चों में या एडल्ट्स में, तो उसे माल नरिश या माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ इसमें डिस्कस करना है? नो सर, क्लियर सर। ये फेजेस है, जैसे कि अभी हमने देखे इसके पहले। इंजेक्शन है, जो बोलस हम खाते हैं उसको ग्राइंड करते हैं। बाद में मोमेंट्स होते हैं जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। और जो एक वॉल है इंटेस्टाइनल कैनाल की, वो सर्कुलर और ट्रांसवर्स मसल्स से बनी होती है, और उससे मोमेंट्स होते हैं। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, और इलिमिनेशन। ये फेजेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन में। फिर डाइजेशन टाइप्स क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन है, जैसे कि चीविंग है, इट इज अ मैकेनिकल डाइजेशन। टीयर, उसको ब्रेक डाउन करना है, ग्राइंड करना है, मेश करना है, जैसे कि मोमेंट पेरिस्टाल्टिक होने से मेशिंग हो जाती है। मिक्सअप करना है फूड, एक अलग अलग एंजाइम्स को मिक्स करना है, उसका बोलस बनाना है, काइम बनाना है। तो फिर ये मैकेनिकल टाइप जो फिजिकल ग्राइंडिंग होती है, वो उसे भी एक उसकी एक फेज है, वो हम
वहां से अपर जो एलिमेंट्री कैनल है वो मैक्सिमम मैकेनिकल डाइजेशन करता है। केमिकल डाइजेशन में क्या आता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस टू इम्प्रूव डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे करना है, और लिपिड्स का यानी फैट्स का भी ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो वो भी एक डाइजेशन होता है, वो केमिकल डाइजेशन है। अब ये डाइजेशन में जो ऑर्गन्स है, तो वो कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं? अब ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक हम बोलते हैं। तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ये सब ट्यूब्स ही है, पूरे ट्यूब्स एक इंटरलिंक्ड या कनेक्टेड होते हैं। देन एक पाथवे है, लिंक है हमारा, जो मुंह से एनस एनल कैनल तक, एनल कैविटी तक जो एक लिंकअप है, एक सबसे लॉन्गेस्ट सिस्टम है हमारे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी ट्रैक सिस्टम होती है, फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होती है, न्यूरो नर्वस सिस्टम होती है। तो ऐसी मेन सिस्टम जो है, स्किन ये भी एक सिस्टम ही है। तो ये सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम एक मदर सिस्टम कही जाती है। तो उसमें जो ऑर्गन्स है, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड ये उसके बाजू में जो लीवर है, देन स्प्लीन है, स्प्लीन नहीं, पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज, ये हाँ एक्सेसरी ऑर्गन्स है जो उसको भी कनेक्ट होते हैं ये। ओके। अभी माउथ, अब इसको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि माउथ में एक 7 कैविटीज हो, 7 जो डोर्स होते हैं वो माउथ में होते हैं। जैसे कि फेरिंग्स के साइड में 7 कौन कौन से ओपनिंग्स है, नोज के 2 ओपनिंग्स, ईयर के 2 ओपनिंग्स अंदर होते हैं, ईयर से भी हमारे जो फेरिंग्स है, बकल कैविटी है, उसमें ओपनिंग्स होते हैं, जिसे ईस्टेशियन ट्यूब्स कहते हैं। ईयर हमारे कनेक्टेड होते हैं और ओपन होते हैं। फिर नोज के 2 ओपनिंग्स होते हैं, और माउथ का ये होगा 2 और 2 4 5, और कौन से रहे, हाँ लैक्रिमल डक्ट। आईज, आईज से भी हमारा ओपनिंग यहाँ पे लैरिंग्स या फेरिंग्स तक होता है बकल कैविटी में। ये 7 ओपनिंग्स होते हैं। कभी कभी पेशेंट को हम कभी योगा करो बोलते हैं, योगा में हम ये करते हैं अनुलोम विलोम, है ना। तो उनको कभी सर्दी होती है, कान दुखता है पेशेंट का, या ईयर पेन होता है, तो आपको उनको इजीली पूछना है, यदि आपको स्नीजिंग तो हो रही नहीं या कोल्ड है, तो फिर उनका रिलेशन ईयर पेन से हो सकता है। तो हम उस टाइम कौन सी चीजें नहीं प्रिस्क्राइब करना है, डाइट से वो निकाल देना है। जैसे कि बहुत सारी खट्टा चीजें हैं, नींबू वगैरह, या बहुत ऑयल है, फ्राइड, तो फेरिंग से या लैरिंग से फ्राइड खाने से वहां पे ज्यादा वो सब्सटेंसेस चिपकते हैं, और उससे फेरेंजाइटिस बढ़ता है। और ठंडी चीजें, जो कोल्ड कुछ शेक्स वगैरह दिए हैं हमने, तो वो शेक्स को ठंडा नहीं करना है, उनको बोल देना है। ये सब जब ओरल का कुछ प्रॉब्लम आता है या कोल्ड का होता है, तो डाइट को हम वैसे कस्टमाइज करना है। फिर और जो स्टोमेटाइटिस होता है माउथ में, क्या हो सकता है, और स्टोमेटाइटिस से हमारा दिया हुआ डाइट प्लान काम नहीं करता, क्योंकि वो खा नहीं पाते। वो हिस्ट्री लेना है हमें कि ज्यादा दिन से हो रहा है, या अभी अभी हो रहा है, या बहुत कंटिन्यूअसली क्रोनिक स्टोमेटाइटिस है, तो वो हम न्यूट्रिशन लेवल उसका करेक्ट करके स्टोमेटाइटिस के लिए भी डाइट, जो हम बी कॉम्प्लेक्स रिच डाइट, बी विटामिन रिच डाइट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और लोकल एप्लीकेशन, वो जो घी वगैरह है ये दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो So ये that stomatitis is that ulcer, no sir, then the red patches in the mouth, that is the stomatitis, right? राइट, स्टोमेटाइटिस एक अल्सर है,
और वो क्या है, हम बोलते हैं मिरर, जो स्टोमेटाइटिस है या ओरल कैविटी है, Okay. तो आप एग्जामिन करना है उसको। जब क्लाइंट्स हमें आपके सामने आता है, तो वो एग्जामिनेशन कैसे करना है वो मैं एक सेशन ले लूंगा या Okay. आज ही दे दूंगा उसमें। मैं फीड कर रहा हूँ वो टीचेबल प्लेटफॉर्म पे। तो हिस्ट्री कैसे लेना है उसकी, कभी उसको आ करके उसका जो अंदर की कैविटी है वो चेक करना है टॉर्च से। इसमें दो फायदे हो सकते हैं। एक तो क्या है, आपको ये इट इज अ मिरर ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओरल कैविटी जो है ना, मिरर है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि सेम यहाँ से स्टार्ट होता है अपना एलिमेंट्री कैनल, और अंदर भी वैसे ही सिस्टम्स होते हैं थोड़ा बहुत चेंज होके। यदि पेट अच्छा नहीं है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो स्टोमेटाइटिस आपको दिखेगा, अल्सरेशन दिखेगा वहां पे। आपको टंग कोटेड दिखेगी। टंग चेक करना है, कोटेड टंग है तो वो मैक्सिमम कार्ब खाने से होती है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या होता है, टंग कोटेड होती है, माउथ अल्सर होता है, या उनको ओडर भी हो सकता है, अंदर ज्यादा जर्म्स कैविटी जो है वो इन्फेक्टेड हो सकती है। वो टॉर्च डालने के बाद हमें समझ में आ जाएगा। मैं एक पेशेंट चेक करते हुए भी आपको दिखाऊंगा, ऐसा कुछ पेशेंट मुझे मिला मेरे डेली प्रैक्टिस में। तो आपको कभी उसका वीडियो निकाल के मैं आपको भेज दूंगा, तो वो हमें उससे समझ में आता है कि उसका ईटिंग पैटर्न क्या है ना। तो सर वो टंग कोटेड मतलब वो वाइट वाइट होता है, वही है ना राइट सर? राइट, हाँ, वाइट वाइट टंग कोटेड। जब आपको किसी को फीवर आता है, तो फीवर या में हम टंग चेक करते हैं। करेक्ट। यदि टंग पीछे से वी शेप कोटेड होती है, तो ओके। वो होता है एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर यानी जिसे टाइफाइड कहते हैं। यस सर। हाँ, तो यदि अगर कुछ फीवर नहीं है फिर भी टंग कोटेड है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा जाने के बाद वो वहां पे एक्यूमुलेशन होता है कफ का यानी सलाइवा का ज्यादा। तो वो एक साइन है, ऐसे 100% नहीं बोल सकते, मगर उसमें मैक्सिमम वो मीठा ज्यादा खाता है। तो ओके। एक कभी कभी पेशेंट से हिस्ट्री लेना ये बहुत आर्ट है। बोलते यस। नहीं, मैं तो सुबह से शाम तक कुछ नहीं, एक सुबह में चपाती खाती हूँ या कुछ उत्तपम लेती हूँ, शाम में कुछ राइस लेती हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। मगर जब हम डेली धीरे 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 उसके अंदर जाएंगे, उनको ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तो वो फिर ओपन अप होते हैं। और हमें पता चलता है बाद में कि नहीं, 6 बजे तो सिर्फ 4 बिस्किट लेती हूँ, चाय लेती हूँ बस। धीरे 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 वो उनका बढ़ता है कुछ। करेक्ट। हम्म। तो ये माउथ हो गया। तो माउथ भी वो सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, हम देख रहे हैं डाइट और न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से। फिर ईसोफेगस है, ये आपको पता होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ईसोफेगस। कोई कोई क्लाइंट जब बोलता है कि मैं खाना क्यों नहीं खाती, या वेट गेन के लिए क्लाइंट्स आते हैं, तो ये ईसोफेगस, ये ओरल कैविटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैकेनिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी वेट कम होता है, वेट ओके। उनका बढ़ता नहीं है। तो वो सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। उनको बोलना है कि निवाला आप लेते हो या कुछ बोलस लेते हो, तो फिर आपको कहाँ पे अटकता है, क्या मैकेनिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, या सांस लेने में कुछ तकलीफ होती है क्या, ये पूछना है। यदि वहां पे कुछ ये जो ग्रीन पार्ट है ये ईसोफेगस है, या हम इसे फूड पाइप्स भी बोलते हैं, तो इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ट्यूमर हो सकता है, तो भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं वेट गेन के लिए। मगर उसमें से कुछ क्लाइंट्स को मैंने डायग्नोस किया है कि वो खाना नहीं खाते इसलिए आते हैं, या बच्चे आते थे पेरेंट्स लेके। मगर उनको मैंने जब डिटेल हिस्ट्री ली, तो उनको निगलने में तकलीफ होती थी, यहाँ पे अटक जाता है ऐसा बोलते थे। मगर उनके पेरेंट्स को पता नहीं था, तो मैंने जब उनकी सोनोग्राफी वगैरह करवाई, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस मिला था। इसलिए वो अ, हमें ये ईसोफेगस में क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, डॉक्टर्स का जो रिपोर्ट वगैरह है वो पढ़ने आना चाहिए। इसे ये सिग्निफिकेंस हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि 20 सेंटीमीटर ईसोफेगस होता है, म्यूकस सिक्रीशंस होता है, और ये वॉल जो है ना, 7, ये बहुत ऑर्गन जो है ईसोफेगस, उसमें 7 लेयर्स होते हैं वॉल को।
एक Okay. वॉल को 7 लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटम, ऐसे कुछ सर्कुलर मसल्स होती है, स्ट्रेट मसल्स होती है, और थोड़े थोड़े मसल्स अंदर अंदर एक परत होती है, जिससे कि हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बन जाते हैं। हमने शीर्षासन, शीर्षासन पता है? No, sir, not much about yoga. राइट, हेड स्टैंड बोलते हैं ना Headstand, उसको। yeah, okay. हाँ, योगा में शीर्षासन बोलते हैं, और उसको हेड स्टैंड, हेड स्टैंड करके भी हम निगल सकते हैं, या बोलस हम ले सकते हैं अंदर, तो कुछ नहीं होता। वो Okay. वेव एंटी ग्रेविटी भी बन सकती है ये ईसोफेगस से। ये- Okay. हाँ, तो ये इतना पेरिस्टाल्टिक मोमेंट इतना स्ट्रांग होता है उसका, जो कि वो ऊपर वेव्स बना के फूड अंदर चला जाता है। तो ये ईसोफेगस का इम्पोर्टेंस है। देन एसिड भी कुछ, ये ईसोफेगस जो है वो कनेक्टेड होता है किससे? स्टमक से, Stomach. राइट। Sir, one question. So there's in the esophagus and the connection of the stomach, there's something called cardiac sphincter, right? Cardiac राइट, sphincter. हाँ हाँ So where does that come, sir? हाँ, ये अभी भी दिखाता हूँ मैं। Okay. ये जो है यहाँ रेड है, वो स्टमक है। Stomach, yeah. हाँ, जे शेप स्टमक होता है। और ये नीचे जो है ये स्टमक, और ये ईसोफेगस, ये जो स्फिंक्टर है वो वेटर ऑफ एम्पुला भी बोलते हैं इसे, या Okay. स्फिंक्टर कहते हैं। ये बहुत ये इंटरकनेक्टेड होता है, क्योंकि एक वॉल होती है, ऊपर फूड नहीं जाता, इससे बंद हो जाता है, वन वे वॉल होती है। मगर कभी कभी जब एसिड होता है तो रिफ्लेक्स होता है यहाँ से, Correct. नीचे के जो फिगर है ना ये, तो यहाँ से रिफ्लेक्स जब होता है तो हार्ट बर्न बोलते हैं उसे। हार्ट बर्न यानी हार्ट का उसका कुछ रिलेशन नहीं है, मगर ये पेरिफेरल वो क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड का जो पेन होता है, वो हार्ट साइड वहां पे हमें डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए कि ये हार्ट पेन है या हार्ट बर्न है। Okay. तो हार्ट बर्निंग एक जो है वो एसिडिक कंडीशन होती है, जिसे हम नॉर्मल इसमें एसिडिटी भी कहते हैं। जब गैस्ट्रिक ईसोफेगस रिफ्लक्स हो जाता है, ये ईसोफेगस में जब एसिड कुछ चला जाता है, ये कब चला जाएगा? आपका क्लाइंट कोई बोलता है मुझे हार्ट बर्न होता है, या ज्यादा मुझे तकलीफ होती है जब मैं खाना खाता हूं तो जलन सी होती है, तो वो फूड कब फूड में आ जाता है? क्या फूड होगा उनका? Oily food, हाँ, spicy food. स्पाइसी और ऑयली फूड होगा, राइट। तो फिर ऑयल होने के बाद, स्पाइसी होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे HCl सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Correct. तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले पहले ही एसिड है, और फिर बाद में, और हम जब एसिडिक फूड खाते हैं तो वो होता है रिफ्लक्स, क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसे नर्व्स है जिससे स्टिमुलेट करती है, वेगस नर्व्स जैसे नर्व्स होती है, वहां पे वेगस नर्व का सप्लाई होता है। तो वो स्टिमुलेट होने के बाद वो स्फिंक्टर ओपन होता है और वो रिफ्लेक्स हो जाता है। एक डिफेंसिव भी सिस्टम है, वो डिफेंस मैकेनिज्म भी है, जैसे खांसी या स्नीजिंग, ये कैसे है, क्यों आते हैं? ये डिफेंस मैकेनिज्म है। Correct. खांसी नहीं आई और अंदर कफ रह रहा है, तो फिर वो पूरा चौक हो जाएगा। इसीलिए वहां पे क्या हो जाता है, एक स्टिमुलेशन मिलता है, और वहां जैसे कि कुछ स्टिमुलेशन मिलने से कफ बाहर आ जाता है, और वो कफ हमारा बाहर निकल जाता है। ये डिफेंसिव जैसे है। वैसे ही यदि अगर अंदर एसिड ज्यादा हुआ तो वहां कोरोजन हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी वो रिफ्लक्स हो जाता है और वोमिटिंग से बाहर भी निकलता है। एक इट इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। So can I ask one question? हाँ, Okay. So I know this one, I had a client who basically had a weight loss surgery. We say a bariatric बैरियट्रिक surgery. सर्जरी। Huh. So what happens is that the stomach is actually cut down and it is made smaller, right? राइट, So what happened was even after 2, 3, 4 years, she had acid reflux. So the problem lies here, right, in the cardiac sphincter. राइट।
So the food, whatever she used to ingest it used to come back to the throat. Right. Come So back she to the got malnutrition because she's not able to ingest the food because of the surgery. हाँ. So in such cases, like what do we do? Can we fix it? राइट राइट. हाँ, हम कुछ इस पे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, उन्होंने क्या किया है कि स्टमक की एक स्टमक छोटा होने से क्या हो जाता है कि दो फायदे होते हैं वो क्लाइंट्स में. एक होता है जो थोड़ा भी खाने के बाद फिलअप हो जाता है. Correct. और फिलअप होता है तो स्टमक के वॉल को एक कुछ रिले सिस्टम है. जब वो 3/4 फिलअप होता है, 1/3 रहता है, तो हमें एक सैटिस्फैक्टरी लेवल आ जाती है, जैसे हम डकार बोलते हैं, है ना. क्या बोलते हैं डकार को उधर इंग्लिश में? We say satiety only, sir. Will be like full. हाँ, फुल. राइट. तो फिर हम फुल होने के बाद एक ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, वहां पे हार्मोन सिक्रेट होता है ग्रेलिन. जब स्टमक फुल होता है तो ग्रेलिन लेप्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है जब स्टमक फुल होता है तो. और लेप्टिन हार्मोन क्या कर लेता है, ब्रेन को सजेशन देता है कि अब बस खाना, एक सैटिस्फैक्टरी लेवल आ जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है. और हमारा लेप्टिन क्या करता है, हमें एक फुलनेस की जो है फुलनेस का एक मैसेज देता है, और हम खाना बंद कर दे या खाने की इच्छा नहीं होती. तो वो क्या, जब स्टमक छोटा है तो जल्दी भरेगा और जल्दी वो सिग्नल मिलेंगे, जो कि वेट कम करने के लिए वो यूजफुल है. दूसरा क्या हो सकता है कि स्टमक में ज्यादा देर तक जो एंजाइम्स है, जितना ज्यादा देर तक हम स्टमक में फूड रखेंगे उतना अच्छा सा डाइजेस्ट होगा. यदि हम कुछ ऑयली भी खाते हैं तो वो ऑयल भी हम डाइजेस्ट कर सकते हैं जितना ज्यादा स्टमक में रहता है, तो क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है. तो वो फूड ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वो क्या होगा, आगे भेज दिया जाएगा थोड़ा भी ज्यादा खाया तो फिर वो विदाउट डाइजेशन ही चला जाएगा. तो वो दो तरीके हैं. हमने उस पेशेंट ने ज्यादा खाना भी खाया, पहले तो वो ज्यादा नहीं खाएगा क्योंकि स्टमक छोटा है तो उसको लेप्टिन जल्दी में सिग्नल देगा. यदि उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, उनको क्रेविंग्स ज्यादा होते हैं. True. तो फूड क्रेविंग ज्यादा रहने से वो और खाते हैं. इमोशनल ईटिंग भी होती है उनकी. उनको कभी कभी पेट भरा है फिर भी और अच्छा दिख रहा है तो हम खा लेते हैं, या वो क्लाइंट खा लेते हैं. ऐसे टेंडेंसी से ही उनका वो टाइम आ जाता है कि उनको रिकमेंडेड होता है अब इससे दूसरा तो कुछ नहीं काम कर रहा, अब सर्जरी करनी पड़ेगी. तो वैसे क्लाइंट्स के लिए वो दूसरा कि वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है और कुछ फूड जो है वो अपने आप विदाउट डाइजेशन हो जाता है आगे. तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स लेवल तो मिलना है उतना मिलेंगे, मगर वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो कैलोरी कम मिलेंगे वो पेशेंट को, और वो वेट मेंटेन होगा. मगर ऐसे इसमें साइड इफेक्ट्स भी बहुत है. क्योंकि उनकी आदत नहीं गई, वो अवेयर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने क्या है वो उनको मैकेनिकली फिक्स किया है, और उनका प्रॉब्लम होता है ब्रेन में. करेक्ट. अवेयरनेस उनकी जितनी ज्यादा है उतना वो अच्छा काम करेगा वो सर्जरी या वो मैकेनिकल फिक्सिंग. तो पहले तो हमें क्या काम करना है, उनको अवेयर करना है कि आपको जो फूड है वो बहुत सेलेक्टिव फूड लेना है. और हमारा डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए हम उनको कन्विंस कर सकते हैं. और डाइट में क्या दे सकते हैं उनको, मैक्सिमम जो अल्कलाइन फूड है वो फूड हम उसमें कुछ सुपर फूड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लौकी है. फिर कुछ ओमेगा 3 जैसे फैट देना है तो सीड्स से ही फैट को मिलनी चाहिए. और ऊपर से जो है उनको जो प्रोसेस्ड फूड है वो मिनिमाइज करना है. प्रोसेस्ड फूड में मैदा है, जो मैदा आया याद में, पता है ना मैदा. मैदा, हाँ, फ्लोर होता है जो ऊपर का कोट निकाला होता है, जो तो ब्रेड जिससे बनता है वो मैदा. वो प्रोसेस्ड, जितना भी प्रोसेस करेंगे फूड पे तो उतना वो स्टमक के लिए डेंजरस होता है, इसलिए वो फूड उनको अवॉइड करना है. और जो रिफ्लक्सेस आ जाते हैं,
तो पहले क्या, उनको पोर्शंस, जो फूड है, कैलोरी है, उसको डिवाइड करना है। 1 मील स्ट्रेटेजी उनको नहीं चलेगी, 2 मील करेक्ट। स्ट्रेटेजी, 3 मील स्ट्रेटेजी नहीं। जितना आप थोड़ा थोड़ा फूड डिवाइड करके उनको लेंगे, तो वो फूड डाइजेस्ट भी होगा और रिफ्लक्स नहीं करेगा, ओवरलोड नहीं होगा या ओवर फ्लो नहीं होगा। तो ये 2-3 चीजें देखना है। उनको मेडिटेट करना लगाना है, यानी कि उनको हार्मोनल लेवल उनकी अच्छी होनी चाहिए, अवेयरनेस उनको बढ़ाना है, अल्कलाइन फूड देना है, और तीसरा है पोर्शंस या फ्रीक्वेंसी फूड की बढ़ानी है, और पोर्शंस में ज्यादा डिवाइड करना है फूड। तो ये यस। प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। और इससे भी ज्यादा होता है तो फिर एक बार डॉक्टर से उनको कंसल्ट करवाओ, या उनको एंटासिड्स, कुछ आयुर्वेदिक एंटासिड होते हैं, क्योंकि एसिडिटी बढ़ने से वहां पे रिफ्लक्स हो जाता है। प्रवाल पिष्टी एक आयुर्वेदिक एंटासिड है, प्रवाल ओके। पिष्टी। जिस प्रवाल यानी जो कोरो अपना कोरल होता है इसमें, कोरल, यस। पिष्टी में। हाँ, तो उससे बनता है, क्योंकि वो कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट होता है कोरल में, ओके। और वो अल्कलाइन होता है। जब एसिड से अल्कलाइन मिलता है तो क्या बनता है, वाटर और जो मिनरल्स है वो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एसिड, अब जब अल्कलाइन देते हैं, अल्कली देते हैं ऊपर से, तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उनका रिफ्लेक्स कम हो जाएगा। उनका जो GERD होगा उनको, वो साइड यस। इफेक्ट्स उनको कम हो जाएंगे उनके। राइट सर। राइट, ठीक। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक आया, यहाँ पे स्टमक, स्टमक के बाद में 7 मीटर्स तक स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली एब्सॉर्प्शन होता है वहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में वेलाए होते हैं, वेलाए पता है, जो यस सर। हाँ, छोटे छोटे वेलाइज होते हैं। वो क्यों होते हैं, मैक्सिमाइज करना है सरफेस। एक छोटे से कैनाल में जितना सरफेस हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना किया है 7 मीटर्स के एक ट्यूब में। तो कहते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड इतना सेल्स वहां पे कलेक्ट हो सकते हैं, उतनी वेलाइज वहां पे होती है। वो सरफेस हर फूड का मॉलिक्यूल्स है, उसको टच में जितना आ जाएगा उतना एब्सॉर्प्शन होगा, इसीलिए वो वेलाइज होते हैं। और ये वेलाई प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन हम करना चाहिए। वेलाई जब डिस्टर्ब हो गए, वेलाई डिस्ट्रॉय कब होते हैं, एंटीबायोटिक्स खाने से ये वेलाई डिस्ट्रॉय होते हैं। फिर दूसरा है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस एक वाटर बॉर्न डिसऑर्डर है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ यानी एक छोटा सा बैक्टीरिया से थोड़ा नीचे वाला एक जंतु है। तो जब पानी पीते हैं बाहर का, तो वो ज्यादा वहां का वेल्ला डिस्ट्रॉय कर लेता है, वो अमीबा, अमीबा उसमें हो जाने के बाद, और बार बार लैट्रीन या डायरिया हो जाता है, तो ये वेल्ला डिस्ट्रॉय होता है। तो हम तब क्या देते हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स। हाँ, जब कोई डाइजेस्टिव सिस्टम किस पेशेंट की या क्लाइंट्स की कम होती है, उनको पेट फूला जैसे लगता है या ब्लोटिंग ज्यादा होती है, तो हमें देना चाहिए उसमें ज्यादा से ज्यादा, जितना हम प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स देंगे, उतना उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो वेला है वो वेला प्रिजर्व होगा या रिस्टोर होगा, और उनका पेट दर्द भी कम होगा और डाइजेशन भी अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फूड में है, वो साउथ इंडियन फूड है सबसे। उसमें जो है इडली वगैरह, जिसे हम फर्मांड फूड बोलते हैं, तो वो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स होते हैं। और एनिमल प्रोडक्ट्स में जो बटर मिल्क होता है, घी होता, सॉरी, बटर मिल्क, और जो कर्ड होता है, उसमें भी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया के लिए जरूरी है वो। तो ये सिग्निफिकेंस है ये वेलाए जानने के लिए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन, 80% एब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और यहाँ से हर न्यूट्रिएंट्स खींचता है या एब्सॉर्ब होता है। विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं। मैं आपको एक एनिमेशन में ही दिखाऊंगा आपको एक पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो। फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स है,
ये असेंडिंग कोलॉन्स है, ये ट्रांसफर कोलॉन्स है, ये डिसेंडिंग कोलॉन्स है। असेंडिंग यानी ऊपर जाते हैं, ये ट्रांसवर्स है, ये कोलॉन्स है और रेक्टम तक कनेक्ट होता है। ये इसमें वेलाई नहीं होता। इसका क्या एक ये है कैरेक्टरिस्टिक, इसमें वेलाई नहीं होते। वेलाई क्यों नहीं होते? क्योंकि मैक्सिमम फूड तो एब्सॉर्ब हुआ है, हाँ, डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अब उसकी उतनी जरूरत नहीं गिरती। इसलिए वहां पे सिर्फ एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। वो जो कैल्शियम, जो ट्रेस एंजाइम, ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं, मिनरल्स जो बहुत कम मात्रा में लगते हैं, वो एब्सॉर्ब होते हैं। फिर वाटर लेवल ज्यादा एब्सॉर्ब होता है। स्टूल फॉर्मेशन मेनली होता है, स्टूल फॉर्मेशन। तो वाटर जितना ज्यादा एब्सॉर्ब होगा उतना सेमी सॉलिड स्टूल बनने के लिए यहाँ पे मैकेनिज्म रेडी रहता है। ओके। तो लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, ये अभी हुआ कि वाटर एब्सॉर्ब होता है, फूड या कार्बोहाइड्रेट्स कुछ फर्मेंट होता है। बैक्टीरिया वगैरह जो है ना, गुड बैक्टीरियाज, तो यहाँ पे उनके लिए एक अच्छी जगह है गुड बैक्टीरिया, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। तो जो हार्ड फूड होता है, क्या होता है, ज्यादा हार्ड फूड सबसे ज्यादा आगे तक जाता है, वो होता है फाइबर्स मैक्सिमम, जो कि डाइजेस्ट नहीं होते यहाँ से भी उतना, उसको वो एंजाइम्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो फिर वहां पे बैक्टीरिया देके वहां डीकम्पोज, एक्चुअल डीकम्पोजिशन वहां पे होता है। तो वो इसलिए वो कोलॉन्स को जगह भी ज्यादा लगती है और वहां पे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, और वो फर्मेंट करके फिर फीकल मटेरियल बाहर निकलता है। एक्सेसरी ऑर्गन्स जो है वो पाथवे का पार्ट नहीं है, मगर वो इंक्लूड है लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। अब लीवर सबसे बड़ा एंडोक्राइनल सिस्टम, जो एंडोक्राइनोलॉजी में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्रंथि बोलते हैं या इसे, हाँ, ऑर्गन भी बोलते हैं। तो फिर ये है लीवर। और लीवर ये बड़ी फैक्ट्री है, हमारा सबसे बड़ा एक फिल्ट्रेशन मशीन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ब्लड फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा होता है किडनी में। तो ये डाइजेशन पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ये क्या बनाता है? लीवर बाइल बनाता है, हाँ, बाइल डक्ट को बाइल प्रोवाइड कर लेता है, और वहां से डाइजेशन के लिए जो बाइल लगता है हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, तो वो भी बाइल में होता है, और वो मिक्स किया जाता है डिओडिनम में। डिओडिनम यानी स्टमक से वेरी सुन टू द स्टमक डिओडिनम होता है, जो सी शेप होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो वहां पे एम्पुला होता है, यानी कनेक्टेड होता है ये लीवर और पैनक्रियास, तो दोनों यहाँ से एंजाइम्स दोनों के डिओडिनम में वहां पे कनेक्ट होते हैं, और डिओडिनम में वो छोड़ते हैं या सिक्रेट हो जाते हैं। अब बाइल क्या कर लेता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। अब इसका हमें डाइट में एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डाइट और बाइल डक्ट और लीवर का। जब कोई पेशेंट को भूख नहीं लगती, या किस पेशेंट को एक हिडन काविड या हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, तो फिर जॉन्डिस में ये बाइल कम हो जाता है, या बाइल जो है वो एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, और वो बाइल डक्ट, ये फैट का जो डाइजेशन है वो बंद होता है। इसलिए कभी जॉन्डिस की हिस्ट्री है किसी पेशेंट को, या थोड़ा बहुत उनका जॉन्डिस हम देखते हैं कैसे, उनका लीवर फंक्शन टेस्ट से। हाँ, बिलिरुबिन लेवल चेक करते हैं। जब आप कोई भी बिलिरुबिन लेवल हर कोई पेशेंट चेक करता है या क्लाइंट चेक करता है, तो उनका बिलिरुबिन बड़ा है, तो उनको फैट उनके प्रिस्क्रिप्शन में या जो हम प्रिपेयर करते हैं डाइट, उसमें कम देना है, फैट कम देना है। क्योंकि बाइल कम हो रहा है तो फिर फैट डाइजेशन नहीं होगा, और फैट एक्युमुलेट हो जाएगा, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और खराब हो जाएगा। इसलिए कोई बोलता है कि मुझे जॉन्डिस हुआ था या हुआ है, भूख नहीं लगती, तो उनको फैट अवॉइड करना है। टॉक्सिन्स जो है वो मेनली फिल्टर करने के लिए लीवर यूज होता है,
जैसे कि टॉक्सिन्स, अल्कोहल है, पॉइजन है, तो लीवर पॉइजनिंग ही होती है। अल्कोहल में क्या हो जाता है, ज्यादा अल्कोहल लेने से फैट बन जाती है, और वो ये करता है, इंटरफर करता है किसको, फैट डाइजेस्ट करने के लिए। तो फिर ये टॉक्सिन्स निकालने के लिए ये लीवर ही काम करता है, उसका बड़ा हो जाता है, लीवर बड़ा हो जाता है, उसे हिपैटोमेगाली कहते हैं। हाँ, हिपैटोएंस यानी लीवर, और मेगाली मीन्स बड़ा होना। तो हिपैटोमेगाली कब होती है, जब पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जब खराब होती है, और वो सब जूसेस लीवर से ही निकलते हैं, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन क्या होता है, पोर्टल वेन कनेक्ट होती है, ये सब। अब जब ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, और ये एब्सॉर्ब होता है फूड, हर इंटेस्टाइन के हर एक मॉलिक्यूल पे या वेलाई पे, और एक मेसेंट्री कनेक्ट होती है, सब एक सीरम कलेक्शन के कुछ वेन्स होते हैं, तो वो वेन्स क्या होते हैं, कलेक्ट करते हैं सब एब्सॉर्प्शन, और वो लीवर में भेजते हैं, उसे पोर्टल वेन बोलते हैं। तो वो लीवर से और फिल्टर होके फिर ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो लीवर पे जब पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जब हमारा पोर्टल वेन बड़ी हो जाती है, या डाइजेशन बराबर नहीं होता, ज्यादा अल्कोहल होने से लीवर के जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो लीवर में फ्लो तो आ जाता है, एब्सॉर्प्शन तो होता है अपना एलिमेंट्री कैनाल में, मगर लीवर फिल्टर नहीं कर पाता। इसीलिए लीवर को क्या करना पड़ता है, उसके सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो सेल्स बढ़ाना है, उसका काम ज्यादा हो रहा है, तो एक लेवल से वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसे हिपैटोमेगाली। और फिर कोई भी ऑर्गन का हमारा एक स्मार्टली काम करता है, एक लेवल पे एक्सटेंड हो जाता है, और बाद में डिसेंसिटाइज हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज में आपका इंसुलिन तो बढ़ता है, इतना इंसुलिन बढ़ेगा, इतना इंसुलिन बढ़ेगा कि वो बाद में जो इंसुलिन क्यों बढ़ता है, आपका जो ग्लूकोज लेवल है हमारा, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो इंसुलिन लगता है। फिर ग्लूकोज, पेशेंट बहुत सारा ग्लूकोज ऊपर से ले रहा है, तो इंसुलिन और सिक्रिट हो जाएगा, और ग्लूकोज ले रहा है और सिक्रिट हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, वो जो लैंगरहंस सेल्स है वो धीरे धीरे थक जाएंगे, और कितना भी ऊपर से ग्लूकोज आने दो, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, और आपका जो इंसुलिन है वो इंसुलिन को काम भी नहीं करेगा। ऐसे डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। कभी कभी हम थायराइड है, तो ऊपर से इतना थायराइड देने के बाद खुद की सेल्स थायराइड की थायरॉक्सिन बनाना भूल जाते हैं, और वो आदत लगती है, थायराइड थायरॉक्सिन के बिना हम काम नहीं कर सकते। तो ये बॉडी अडेप्ट हो जाती है, ये फेवर में अडेप्ट होती है, या हमारे अगेंस्ट भी अडेप्ट हो सकती है। तो ऐसे लीवर भी ऐसे ही काम करता है। तो अल्कोहल की हिस्ट्री हम इसमें लेते हैं, आपके हिस्ट्री टेकिंग में। और यदि अल्कोहल लेते हैं तो उनको अल्कोहल कंट्रोल करने को हमें बोलना चाहिए। वेट गेन का, हाइपरटेंशन का मेन कॉज है अल्कोहल, अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में 1 ग्राम अल्कोहल में शायद 7 कैलोरी होते हैं, 7 कैलोरीज होते हैं। और डिसेंसिटाइज हो जाता है स्टमक की वॉल को, डिसेंसिटाइज या सेंसेशन नहीं रहने से वो वॉल, कितना भी खाना खाते हैं वो लोग, ज्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाती है, लीवर स्लो होता है, इसलिए वो एक्युमुलेशन होता है फूड। या बीएमआर कम होने के बाद क्या होगा, उनका रिक्वायरमेंट कैलोरी कम होगी, और कैलोरी उनसे ऊपर से कैलोरी ज्यादा जाएंगे, तो कैलोरी सरप्लस में अपने आप ही वो आ जाते हैं। ये गॉल ब्लैडर है, तो ये बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर से, और लीवर ने जो बाइल क्रिएट किया है वो गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर, ये फैट डाइट्स कैन कॉज गॉल स्टोन, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे, मगर कभी कभी गॉल स्टोन होता है ज्यादा फैटी डाइट रहने से, गॉल स्टोन। excuse me, sir.
कोई कोई लोग को वो गॉल ब्लैडर, दे हैव गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी, राइट हाँ, तो वो I don't think they have any problem with the digestion or metabolism, right? Because gallbladder is not much, does not do much. राइट So गॉल can ब्लैडर we बाईपास prescribe, sorry. So can we prescribe normal diet to them? अरे यस यस, नॉर्मल डाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होता है, गॉल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोरेज। जब बाइल सिक्रेट होता है तो स्टोर होता है, तो वो बाईपास करके डायरेक्ट ही जितना बाइल चला क्रिएट होता है उतना डायरेक्टली एम्पुल वहां पे डिओडिनम को कनेक्ट करने से वो धीरे धीरे वहीं से ऊजिंग हो जाती है, तो स्टोर नहीं करता सिर्फ। अब पैनक्रियाज भी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन डाइजेशन के एंजाइम सिक्रेट करता है, और ब्लड शुगर जो है वो इंसुलिन कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज का भी इस्तेमाल होता है। पैनक्रियाटाइटिस जैसे कुछ उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पैनक्रियाज में, तो फिर पैनक्रियाटाइटिस होने से उनको एक परमानेंट जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो भी हो सकता है, क्योंकि 2 टाइप्स के मैं डायबिटीज पे देन पीसीओडी एंड थायराइड वो स्पेशल एक सेशन लेने वाला हूँ, क्योंकि हाँ उसको डाइट कैसे बनाना है, उसका एटियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, वो देखेंगे बाद में। राइट। अब एक छोटा सा एक एनिमेशन, तो ये सम अप करेंगे हम उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को। ओके। ये एनिमेशन दिख रहा है ये? So it's getting paused in between. राइट, मैं ही पॉज कर रहा हूँ, मगर उस दिख रहा है तो ना, ये है yes. हाँ ये है रेक्टम, जो हम नीचे से जब स्टार्ट करेंगे उसका एक एक ऑर्गन, तो ये रेक्टम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन साइड से, ये जो एक ऐसा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो सकता है, कुछ आइडिया? नो सर, पेल्विक बोन? नहीं, इसमें बोन नहीं है, इट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ओके ओके। हाँ, अपेंडिक्स नाम सुना है? यस सर। हाँ, तो ये होता है अपेंडिक्स, ये जंक्शन पे है लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टार्ट जब होते हैं ना यहाँ से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो यहाँ से ये दोनों जंक्शन पे होता है जो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, तो उसका कुछ भी काम नहीं है, उसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। मगर हम जब हर्बीवोरस थे कुछ टाइम पहले, हर्बीवोरस या हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें अपेंडिक्स का बहुत काम होता है। समझो बैल या गाय या काऊ में से अपेंडिक्स निकाल दिया तो 3 दिन में काऊ मर जाती है, उसका डाइजेशन ही नहीं होता, क्योंकि जो सेल्यूलोज डाइजेशन में अपेंडिक्स काम आता है। अगर हम जब ये फूड गर्म करने के लिए जो फायर का इनोवेशन हुआ, तो तब से ये उसका काम ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हर कोई फूड गर्म करके या बॉईल करके खाता था, तो सेल्यूलोज कम था। सेल्यूलोज कम होने के बाद ये ऑर्गन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या ये जो डार्विन का रूल है, जो काम में आता है या कुछ नहीं आता तो वो एलिमिनेट हो जाता है ना। तो वैसे ही हमारा जो अडेप्टेशन हुआ है, तो वो जैसे हमारे हाथ, जब जंगल में हम पेड़ पे रहते थे तो उस वक्त की स्ट्रक्चर अलग थी, पूंछ थी, वो पूंछ चली गई, वो हाँ कन्वर्ट हुआ। वैसे ही कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, जैसे कुछ आईज में भी है, और ये मेन है अपेंडिक्स, ये इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, तो वो निकालने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए डॉक्टर कुछ भी जब सर्जन के पास पेट दुख रहा है चले जाते हैं, तो पहले बोलते हैं अपेंडिक्स है, वो निकाल देंगे, क्योंकि उनको पता है इसको निकाला तो भी चलेगा, नहीं निकाला तो भी
कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स का क्या हो जाता है, कभी कभी ये अपेंडिक्स ओपन होता है किस किस का, और वहां पे कुछ फूड जब मॉलिक्यूल्स जाते हैं तो इन्फेक्शन होके वो बड़ा हो जाता है, या उसका इन्फेक्शन फिर एक इमीडिएट सर्जरी कहना करना चाहिए, अपेंडिसेक्टॉमी बोलते हैं उसे। Okay. तो ये अपेंडिक्स है। So it's not related to any lifestyle disorder. So it's नहीं just नहीं, okay. नो इट इज नॉट, हमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मगर पेशेंट हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो उसमें कुछ सर्जरी, पेट की सर्जरी, Correct. ये हम इंक्वायरी कर सकते हैं। और उसमें यदि पेट की बड़ी सर्जरी है या अपेंडिक्स की सर्जरी है तो अब उसके स्टिचेस कम गिरते हैं, तो हम वर्कआउट जब देते हैं तो उसमें सर्जिकल इंक्वायरी हमें करनी चाहिए, क्योंकि स्टिचेस है तो ज्यादा जो कोर एक्सरसाइजेस है हम उनको नहीं दे सकते एक एक साल तक, तो क्योंकि Okay. कोर पे जब आता है तो स्टिचेस अंदर से ये हो सकते हैं, ये रिलीज हो सकते हैं, या फिर बड़ी सर्जरी कोई है पेट की तो उसको थोड़ा सा इंक्वायरी करना है, कौन सी सर्जरी है बड़ी है, तो फिर उस हिसाब से हमें, कभी कभी कोलोनोक्टॉमी वगैरह है तो उनको फाइबरस फूड नहीं जमता, तो Okay. वो Yeah. फाइबर एलिमिनेट करने आता है, हमें वो सर्जिकल हिस्ट्री में लेना चाहिए। Okay. हिस्ट्री का मैंने एक टॉपिक बनाया है, 1 घंटा लगेगा, तो अगला सेशन हम हिस्ट्री का ही लेंगे। Right, sir. हाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो है पैनक्रियाज दिख रहा है, एक पत्ते Yes, sir. जैसा होता है, पैनक्रियाज है। ये है लीवर। Yes, sir. हाँ, और ये है ईसोफेगस। Okay. अब हम स्टार्ट करेंगे बोलस से, और जब हम बोलस खाते हैं तो वो Yes. कैसे अंदर चला जाता है और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं। ये है बोलस Cool. लिया, और उसको मैकेनिकल ग्राइंडिंग, इट इज अ मैकेनिकल एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम बोलस को ही खाते हैं तो यहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। Yes, sir. इसलिए हम क्या कर लेते हैं, जब मैं डाइट किसी भी क्लाइंट को देता हूं तो एक रूल बनाता हूं। अब हम नहीं बोल सकते कि 32 टाइम्स हर Correct. बोलस चबाओ, तो फिर वो बहुत हार्ड एंड फास्ट हो जाता है, तो अडेर नहीं रहता कोई क्लाइंट। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसको आदत डालने के लिए रूल फर्स्ट, कि उसके 10 जो निवाले है या बोलसेस है, तो 10 बोलस आपको 32 टाइम्स बाइट करना है, चबाना है, ये Okay. कहना है। तो 10 ये काउंट कर सकते हैं और 10 इजीली हो सकते हैं, तो उनका एक माइंडफुल ईटिंग होगा और वो अंदर डाइजेशन भी अच्छा होगा। तो ये अमाइलेज यहाँ पे सिक्रेट होता है, जो टाइलिन में होता है, जो हमारे सलाइवा में होता है, वो अमाइलेज होता है। तो अमाइलेज क्या कर लेता है, यहाँ पे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स है, छोटे कम मॉलिक्यूल्स है, तो वो उसको ब्रेक कर लेता है, ये अमाइलेज। और यहीं से कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन यहीं से चालू हो जाता है, ये अमाइलेज है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है, अब कार्बोहाइड्रेट्स जब हम लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, हाँ डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो ये सब जो पॉलीसैकेराइड्स है, सैकेराइड्स मींस शुगर। Sugar. सैकेराइड्स एक मॉलिक्यूल होता है, जो ज्यादा सैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स है तो कंपाउंड शुगर हुआ वो, और कम मोनो है तो वो प्योर शुगर फॉर्म हुआ, ग्लूकोज फॉर्म हुआ। तो डाइजेशन क्या करना है, हमें ब्रेक डाउन ही करना है ना हर Right. फूड आइटम को, तो यहाँ से वो अमाइलेज ब्रेक डाउन होता है। पूरा डाइजेशन तो नहीं होता, मगर जितना हो सकता है उतना यहाँ पे भी किया जाता है बाद में, और बचा हुआ जो डाइजेशन है वो नीचे हो जाता है। तो ये Right. बोलस है। ये अब ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये मैंने जो अभी ईसोफेगस बोला था, Yeah. ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये ईसोफेगस के लेयर्स है, इसे ल्यूमेन, इट इज अ Oh, ल्यूमेन। okay. The 7 layers which you said, हाँ हाँ, right? 7 लेयर्स होते हैं। तो ये एक एक लेयर हम देखेंगे, ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ये Okay.
इपिथेलियल लेयर जो होता है लास्ट का होता है। तो ये सब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये ईसोफेगस। Okay. ये सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये So one doubt, the fats breakdown also happen in mouth, right? The lipase is released and they start breaking down the fat in mouth itself, right? No, I'm asking, am I right or wrong? हाँ हाँ, राइट है, राइट। हाँ. तो अमाइलेज अब क्या हो जाता है यहाँ पे, जो टाइलिन है 100% तो मॉलिक्यूल, ये कैसे सिस्टम बनाई है देखो, उनको पता है, या हमें ऊपर वाले ने जैसे बनाया कि हम पूरा तो यहाँ पे 32 टाइम्स तो बाइट नहीं करते, Right, right. और किसी किसी ने तो बहुत जल्दी में होते हैं, फिर डाइजेशन ही नहीं हुआ, यहाँ पे ही प्रॉपर करना है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, जितना करना है उतने थोड़े बहुत हो जाते हैं, मैकेनिकल ग्राइंडिंग और अमाइलेज। फिर मेन अमाइलेज तो नीचे ही होता है, स्टमक के नीचे जो ईसोफेगस है वहां पे। मगर यहाँ का फायदा हो सकता है जब आपको एनर्जी, क्यों सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स क्यों यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, बाकी फूड क्यों नहीं होता ज्यादा डाइजेस्ट? इसका एक कॉज है, एक लॉजिक है यहाँ पीछे वो ऐसे होने में। क्या हो सकता है? क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स का ही चांस होता है, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स ही डिप्लीट होते हैं, बहुत बार तो कार्बोहाइड्रेट्स कम होते ही, मैक्सिमम टाइम कार्बोहाइड्रेट्स ही कम होते हैं। अभी तो कार्बोहाइड्रेट्स कम नहीं हो रहे क्योंकि हमारे पास खाना तो बहुत है, मगर पहले क्या होता था, खाना ही नहीं मिलता था और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता था। और कार्बोहाइड्रेट्स को जब मिले हैं, समझो चक्कर आती है, कार्बोहाइड्रेट हाइपो ग्लाइसेमिया, कार्बोहाइड्रेट्स कम हुआ तो क्या बोलते हैं उसे कंडीशन? हाइपोग्लाइसेमिया। ग्लाइसेमिक यानी कार्ब को ही, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक है लैटिन वर्ड। तो हाइपोग्लाइसेमिया जब हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में कम होते हैं, तो हमें चक्कर आती है या फेंटिंग होती है, या वाइटल सिस्टम क्या हो जाते हैं, शट डाउन होने के लिए, क्योंकि वो कोलैप्स होती है बॉडी। कोलैप्स क्यों होती है? आगे के सिस्टम्स कम से कम चले, वो फिजिकली वर्क कुछ ना कर पाए वो बॉडी, इसलिए वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स होती है बॉडी। और कोलैप्स होने के पहले कार्ब मिले आपको, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, और वो कार्बोहाइड्रेट्स कब पेट में जाना और अंदर डिओडिनम तक जाते वक्त 4 घंटे लगते। राइट राइट। तो फिर वो इमरजेंसी लेवल पे जब हम मुंह में ही डालते हैं कुछ ग्लूकोज मीठा, तो डायरेक्ट ब्लड वहां पे, ब्लड में एब्सॉर्प्शन हो जाए, वहां पे ही अमाइलेज से जो ब्रेकडाउन होना चाहिए, जो हमें मॉलिक्यूल्स चाहिए वो मिले और बॉडी सर्वाइव। ये सर्वाइवल के लिए एक मैकेनिज्म वहां पे, एक टेम्पररी मैकेनिज्म है, यहाँ पे पूरा तो नहीं होता है। इंस्टेंट एनर्जी बेसिकली। हाँ, इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो यहाँ पे मैकेनिज्म क्रिएट किया है वो। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऐसे जनरेट होते हैं। अब ये बोलस है, बोलस कैसे चला जाता है? अब हम जैसे स्क्वीज करते हैं ना पाइप को, तो स्क्वीजिंग करके एक एक वेव तैयार होती है और बोलस अंदर चला जाता है, फूड बोलस। हाँ, ये सीधा जाता है स्टमक पे, स्टमक में ये जो स्पिंक्चर है ना, स्पिंक्चर ओपन होता है वहां पे, और ये स्टमक में जाता है। अब ये स्टमक के पार्ट्स है यहाँ पे, है ना, ये फंडस ऊपर का जो ऐसा डोम शेप है उसे फंडस कहते हैं। ये कार्डिया या मेन पार्ट जो है स्पिंक्चर का जो पार्ट है उसे कार्डिया कहते हैं, और ये जो ग्रीन पार्ट है उसे बॉडी कहते हैं, स्टमक की। ये पाइलोरस जो है, पाइलोरस स्पिंक्चर या कार्डिया स्पिंक्चर, वो गेट कीपर है, यहाँ से ऊपर नहीं जाने देता, और अंदर भी जब चाहिए तभी वो वॉल खुलती है। उसके बाद में ये नीचे जो है वो डिओडिनम है। हाँ, अब स्टमक में क्या होता है वो देखेंगे। आपको टाइम है ना? हाँ हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, आपका कुछ शेड्यूल है तो फिर नहीं नहीं, नो नो सर, नो सर। हाँ, फिर इतना कंप्लीट करेंगे। यस सर। ये स्टमक की वॉल है, ये ट्रांसवर्स है, और स्ट्रेट मसल्स, ये ट्रांसवर्स मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल होते हैं, और कुछ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं उसमें। ये अंदर का पार्ट है अभी। ओके।
हाँ, ये जो है स्टमक की वॉल है, तो वहां से ये जो एनिमेटेड एक ग्रीन सा दिख रहा होगा, Yes, sir. तो वो सिक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl वॉल से सिक्रेट कर लेता है स्टमक। Okay. ये HCl सिक्रेट हो रहा है। So when we eat food, that is when the HCl is secreted, or will it be there in the stomach all the time? ऑल द टाइम। All the आपको time. फूड जब हम देखते हैं साइकोलॉजिकली, Right. उसका स्मेल आता है, Right. तो भी HCl सिक्रेट होता है। Okay. ये है स्पिंक्चर, आप जो बोल रहे हैं ना, ये अंदर से ऐसे Yes. दिखता है। Okay. ये कंप्लीट क्लोज्ड वॉल फिंक्चर है, स्पिंक्चर। Okay. ये बोलस आ रहा है अभी, ऐसे ओपन होता है और फिर बाद में और क्लोज होता है। Okay. ये बोलस जब डिओडिनम अपना ईसोफेगस से अंदर आने के बाद, ये बोलस फिर यहाँ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कुछ एंजाइम्स है, उसमें मिक्सिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है। Okay. अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? HCl, पेप्सिन, Lipase. हाँ, लाइपेज और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब HCl क्या कर लेता है? कुछ स्टेराइल भी कर लेता है, Right. फूड को स्टेराइल कर लेता है। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, लाइपेज डाइजेस्ट करता है Fats. फैट्स को, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 वगैरह ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। तो एक एक देखेंगे हम। Yes. अब ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं फूड में, मैक्सिमम फूड में तो बैक्टीरिया ही होते हैं हमारे, Right. लाखों बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बैक्टीरिया HCl क्या करते हैं? HCl का जो मॉलिक्यूल है हर बैक्टीरिया को जाके किल करता है। Okay. बैक्टीरिया की वॉल को टच करने के बाद वॉल डिसॉल्व होती है और बैक्टीरिया ऐसे खत्म होते हैं। So like when we eat something outside, so we feel we have loose motions or something. So that's when the foreign bacteria is entering the body, which HCl couldn't kill, right, sir? राइट राइट। HCl कम होता है या कुछ बैक्टीरिया जो है उनको रेजिस्टेंस आता है HCl से, तो वो किल नहीं होते, वो सर्वाइव होते हैं, और वो आगे जाके फिर वॉल को अपने करोजन या वहां पे स्टिमुलेशन देने के बाद फिर दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो बाहर निकालो, सब जो कुछ भी है वो बाहर निकालो, इसलिए वो डायरिया हो जाता है ना? Right. Right. हाँ, मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, इसकी बैटरी लो दिखा रहा है। Okay. एक Okay. मिनट। आप ऑनलाइन क्लाइंट्स भी लेते हैं? Yes, sir. I do take online clients. ओके। अब ये पेप्सिनोजन है, जिससे पेप्सिन बनता है। Yeah. और ये प्रोटीन को Mm. ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ये पेप्सिन। Right. Right. एक राइट। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो मैंने बोला ना, तो फिर हाँ. ये इंट्रिंसिक फैक्टर है विटामिन B12, क्योंकि एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन B12
बहुत जरूरी होता है यहाँ पे, इसलिए वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बनाया जाता है बायफर, या उसका ब्रेक डाउन किया जाता है B12 का। Right. ये So what जेनेटिक about लेवल पे B12 काम करता है ना, जीन्स भी उससे, जीन्स यानी क्रोमोसोम्स बनते हैं right? उससे। So like most of the vegetarians have B12 deficiency. Like most of them have. Even राइट। non-vegetarians usually have vegetarian vitamin B12 deficiency because they say that it's not absorbed in the body, right? So is it because of that intrinsic factor? हाँ, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं, विटामिन B12 क्यों होता है कम, क्योंकि उनका सोर्स कम होता है वेजिटेरियन में विटामिन B12 का, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स में ही विटामिन B12 Right. Right. मैक्सिमम होता है, तो उनके डाइट में सोर्स नहीं होने की वजह से विटामिन B12 कम होता है उनमें। और विटामिन B12 की डिफिशियंसी से मैक्सिमम B12 नहीं है तो फिर उनका एब्सॉर्प्शन जो HB लेवल है वो भी कम होता है, Right. एनर्जी लेवल भी कम होता है, एनर्जी भी B12 से बनती है। But even non-vegetarians usually have because when I ask my clients for blood work report, lab report, हाँ I usually saw that most of the even non-vegetarian clients have vitamin B12 deficiency even after consuming non-vegetarian food. Is it because there's a problem in absorption? राइट राइट। Okay. वो फिर हाँ, उनका सोर्स अच्छा है B12 का, फिर भी कम है डिफिशियंसी, तो एब्सॉर्प्शन या हार्मोनल लेवल या उनके जो एंजाइम्स है, ये इंट्रिंसिक एंजाइम वगैरह, तो वहां Right. पे डिफेक्ट हो सकता है वहाँ। Right. और ये लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स, ये ग्लिसरीन है, ट्राई यानी 3, 3. और ग्लिसराइड्स ये ऑयल, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक इसमें एक मॉलिक्यूल में 3 आइटम्स होते हैं ग्लिसराइड्स के। अब ये लाइपेज उनको क्या कर लेता है, यहाँ पे 2 में बनाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है, तो ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, और आगे जाके फिर मोनोग्लिसराइड्स में बनाता है। ये फ्री फैटी एसिड बनता है, ये डाइग्लिसराइड्स। Right. ये स्टमक में ही पूरा प्रोसीजर होता है। और फिर मैकेनिकल ग्राइंडिंग कैसे होती है, अबाउट 20 सेकंड में एक बार एक जर्क देता है स्टमक, 20 सेकंड में, और वो काइम, इसे काइम बोलते हैं, CHYME। Yes. हाँ, तो फिर ये होता है ग्राइंडिंग, मैकेनिकली उसको मिक्स किया जाता है। और जो ये स्फिंक्चर यहाँ पे भी एक, जैसे यहाँ पे स्फिंक्चर है, वहाँ यह डिओडिनम पे भी एक स्फिंक्चर होता है ये। Okay. Okay. तो वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि वहां से बहुत कम जो डाइजेस्ट होने वाला फूड है वो ही आगे भेजा जाता है, स्मॉल हुआ वाला। Okay. तो इसे एम्पुल ऑफ वेटर ये भी नाम है, जो ये स्फिंक्चर है यहाँ पे, Right. जो डिओडिनम को कनेक्ट होता है ये, और बाद में सामने आ जाता है फूड। फिर यहाँ पे भी कुछ डाइजेशन होता है या ब्रेक डाउन होता है। हाँ, अब ये क्या हो रहा है, स्टमक में मैक्सिमम एसिडिक होता है फूड, राइट, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आगे जाने के बाद मैक्सिमम क्या किया जाता है, वहां न्यूट्रलाइज किया जाता है, एसिड कंटिन्यूअस नहीं रखा जाता, क्योंकि स्टमक में स्टराइल करना एक बेसिक एक एक्शन है, इसलिए वो प्राइमरी उसको लिया जाता है, वो स्टमक में एसिडिक हो जाता है। फिर बाद में उसको अल्कलाइन करने के लिए, एसिडिक से अल्कलाइन करने के लिए हाइड्रोकार्बोनेट एक मॉलिक्यूल अंदर सिक्रीट होता है डिओडिनम में, हाइड्रोकार्बोनेट, तो वो होता है अल्कलाइन। हमें उसको ज्यादा टेक्निकल देखने की जरूरत नहीं, मगर यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रलाइज होता है ये देखना है। तो एसिडिटी कहाँ पे होती है मैक्सिमम, स्टमक में ही होती है। आगे हमारा नेचुरली हम जो है वो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं डिओडिनम में। Okay. ये ट्रिप्सिनोजन, ये भी जो है ट्रिप्सिनोजन जो है वो कुछ एंजाइम्स फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं
अपनी शुगर जो रहे बच्चे वाली ऊपर से जो कुछ आती है शुगर, तो यहाँ पे और ट्रिप्सिनोनिन से अमाइलेज बनता है और वो एंजाइम फिर और ब्रेक डाउन करता है शुगर का यहाँ पे डिओडिनम में या ग्लूकोज ग्लूकोज। इट्स कॉल्ड पैंक्रियाटिक अमाइलेज, राइट सर? हाँ, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और फिर यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स को दो इसमें दो मॉलिक्यूल्स फ्री किए जाते हैं। ऊपर क्या होता था, एक ही मॉलिक्यूल फ्री किया जाता था, राइट। जो बच्चे वाला है उनको दो मॉलिक्यूल, और ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको बनाया जाता है। ओके। फैट यहाँ पे मैक्सिमम फैट का ब्रेकडाउन होता है। ये लीवर है, लीवर। ओके। अब कनेक्ट कैसे है, आपने जो बोला था ये पैनक्रियाज है, ये जो येलो है वो, राइट और ये ब्राउन लीवर है, और ग्रीन जो है ये ट्यूब। तो ग्रीन ट्यूब है वो है जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट की ट्यूब है, बाइल ग्रीन होता है। और ये ऊपर एक ग्रीन थैली है नीचे, वो है बाइल डक्ट, ये जो है बाइल। ओके ओके। हाँ, तो दो इंटरकनेक्टेड है, एम्पुला को कनेक्ट होते हैं। आगे सामने कहाँ पे कनेक्ट होते हैं वो देखेंगे। अब एम्पुला ऑफ वेटर जो है वो पैनक्रियाज और बाइल डक्ट दोनों को एक किया जाता है, और वो कनेक्ट होता है डिओडिनम को। यहाँ पे डिओडिनम नहीं दिखाया, हाँ ये है सी टाइप का जो है ये इंटेस्टाइन, तो वो है डिओडिनम। ओके। हाँ, ये जो पैनक्रियाज को साइड से कवर है वो है डिओडिनम। ओके। ये अभी कलरफुल है ना, वो शायद पर्पल कलर का डिओडिनम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है डिओडिनम का, जब कभी आपको हिस्ट्री लेते वक्त कोई क्लाइंट बोलेगा मुझे खाना भूख लगेगी, मुझे पेट दुखता है। जब मुझे भूख लगती है तो पेट दर्द होता है नहीं खाया तो। और कोई क्लाइंट्स क्या कहेंगे कि मुझे ज्यादा जब खाना खाता हूं तो पेट दुखता है। तो दो कंडीशंस है, मगर दो अलग अलग सिचुएशन में हो सकती है। जब भूख लगने के बाद आपको पेट दर्द होता है तो वो होता है डिओडिनम में कुछ अल्सरेशन होने के बाद। और खाना खाने के बाद पेट दर्द या एब्डोमिनल पेन होता है तो वो होता है स्टमक को में कुछ अल्सर होने के बाद। गॉट इट। तो हाँ, दो कंडीशंस याद रखना है। यानी हमें स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर खाना खाने के बाद दर्द होता है, और डिओडिनम में है तो भूख लगने के बाद। क्योंकि ये क्यों होता है, जब वॉल को अंदर से अल्सर है, स्टमक के वॉल को अल्सर है, और वहां पे फूड जाने के बाद क्या होगा, वहां पे टच करेगा वो और क्रैम्प रिएक्ट हो जाएगा। जैसे कि वहां समझो हमें यहाँ जख्म है और हमने हाथ लगाया, पेन होता है और बॉडी रिएक्ट करती है, वैसे स्टमक रिएक्ट करता है और क्रैम्प हो जाता है स्टमक को होने के बाद। जब खाना खाने के बाद स्टमक में आ जाता है और स्टमक में अल्सर है तो पेन स्टमक से होता है खाना खाने के बाद। मगर भूख लगती है तो स्टमक एम्प्टी होता है, राइट। और ज्यादा फूड कहाँ पे होता है, डिओडिनम में होता है, राइट। तब डिओडिनम में जब भूख लगती है तो डिओडिनम में ज्यादा बोलस होने की वजह से पेन होना चालू होता है। तो इसलिए वो हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं उनको, कि डिओडिनम में प्रॉब्लम है या स्टमक में प्रॉब्लम है। गॉट इट, यस सर। अब ये वॉल है डिओडिनम की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये वेलाइज है, जैसे हमने हाँ ये वेलाई है। ये वेलाई का मैग्निफाइड, वेलाई के अंदर ये कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज यानी स्मॉल वेन, हाँ, कैपिलरीज से बनते हैं हमारे वेन्स और आर्टरीज। तो ये
स्मॉल स्मॉल आर्टरीज जो हर सेल को टच करते हैं, तो वो वहां से खून या जो जूसेस है वो ब्लड में मिक्स कर लेते हैं। ये छोटे Right. छोटे कैपिलरीज बड़े वेन्स को या आर्टरीज को कनेक्ट होते हैं। Okay. ये है आर्टरी। उसमें जब आर्टरी में फ्लो होता है, ये ब्लड का फ्लो है। ये जो राउंड होते हैं वो ब्लड के जो सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, Yes. ये Yes. दिख रहे हैं। और ये Yes. जो हाँ येलो है वो ग्लूकोज है, सिंप्लीफाइड शुगर है, जो कि Okay. डायरेक्टली वो फ्लो होते हैं। किस किस को कोई जैसे कि हमें एच बी डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ के जाता है ना Right. ब्लड में, ब्लड में। तो वैसे कुछ जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसफरिन विद आयरन, आयरन कैसे जाता है, ट्रांसफरिन के साथ में जाता है, एक Right. अटैच होती है, अटैचमेंट उनकी। फिर प्रोटीन भी और फैट भी फ्लो हो जाते हैं। ये प्रोटीन काइलोमाइक्रोन में फैट चला जाता है, उसको बाइंड करके अंदर सेल में निकलता है। ये प्रोटीन है, ट्राइग्लिसराइड्स, Fat. हाँ फैट्स, वो ऐसे बाइंडिंग करके अंदर चले जाते हैं फ्लो में, ब्लड में। Right. ये वेलाय में से जा रहे हैं, ऐसे एक एनिमेशन है। Okay. ये इतना माइक्रो लेवल पे चलता है ये डाइजेशन। अब आगे थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैल्शियम वगैरह कहाँ एब्सॉर्ब होता है हमारे डाइट के जरिए। ये अब कोलॉन्स है, कोलॉन्स ये कैल्शियम का मॉलिक्यूल है। तो कोलॉन्स में ये एब्सॉर्ब होते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये जो ट्रेस एलिमेंट्स है वो लेट स्टेज में विटामिन बी 12 भी कुछ यहाँ पे एब्सॉर्ब होता है। So I have one doubt. हम्म वो विटामिन B12 का वो इंजेक्शंस देते हैं ना, हाँ they usually give it in the back, the side. Is it related to this, or it's just simply like that because of the absorption? Do they give it there, not to the hand? नहीं नहीं, बैक यानी वो बटक पे देते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं Right, right, ना, yeah, इंट्रामस्कुलर देते हैं। right. इंजेक्शन कोई भी देते हैं ना उसका दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इंट्रावेनस होते हैं और इंट्रामस्कुलर होते हैं। तो इंट्रामस्कुलर क्यों देते हैं, उनका एब्सॉर्प्शन स्लो होना चाहिए। Okay, और एब्सॉर्प्शन स्लो मसल में देने के बाद वेन में नहीं देते। तो right, मसल से स्लो होता है एब्सॉर्प्शन, और धीरे 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 वो एब्जॉर्ब होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर एक का एक बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। तो कुछ 100% वो एब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ चला जाता है, कुछ एक्सक्रीट होता है। और इंट्रावेनस जो देते हैं तो वो डायरेक्टली हम सलाइन में से देते हैं या डायरेक्ट वेन में देते हैं। right. वो तो आयरन का डायरेक्ट देते हैं सर? हाँ, आयरन का डायरेक्ट भी देते हैं और इंट्रामस्कुलर भी देते हैं। डायरेक्ट Okay, देना है तो बहुत स्लो देना पड़ता है, सलाइन right, में लगा के देते हैं। या right, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी हम आईवी में भी देते हैं, जो बड़ा एक एम्पूल आता है, येलो right. इंजेक्शन कुछ सलाइन में डालते हैं, वो मल्टीविटामिन इंजेक्शन, उसमें B12 भी होता है। तो बटक में क्यों देना है, सेफ रहता है। Okay, यहाँ पे जब देंगे किसको, यहाँ पे भी दे सकते हैं मगर उतने मसल क्वांटिटी नहीं होती यहाँ पे। right. और 1 ml 2 ml इंजेक्शन होता है वो। तो वो इंजेक्शन बटक में क्या होता है, ज्यादा मसल्स होते हैं और स्लोली एब्जॉर्ब होता है, वे नर्व को नहीं लगता। इंजेक्शन का मैकेनिकल क्या होता है, ऐसे तो कोई बाहर के कंट्री में तो इंट्रामस्कुलर बहुत कम इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसका पेन पेन Right. उतना पेनफुल या कुछ इंड्यूरेशन हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है वहां पे। मगर बटक में ज्यादा मसल्स होने
से हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। कहाँ पे भी दे सकते हैं, डेल्टॉइड में दे सकते हैं, यहाँ आर्म्स में दे, ट्राइसेप में दे सकते हैं या बटक में, मगर सेफ बटक में है। मसल्स ज्यादा है तो वेन, जहाँ अंदर नर्व को या वेन में नहीं जाना चाहिए। समझो मैंने इंजेक्शन ऐसे प्रिक की और अंदर वेन लग गई या कुछ आर्टरी लगी और उसमें प्रिक हुआ, तो डायरेक्ट आर्टरी में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा और पेशेंट को चक्कर या कुछ जो कुछ भी उसके कंसिक्वेंसेस है जो स्लोली एब्जॉर्ब होना चाहिए वो एकदम मिक्स होगा ब्लड में। ब्लड में एकदम मिक्स नहीं होना, इसलिए जितना मसल में देंगे जितना। और दूसरा क्या हो सकता है, नर्व भी हो सकती है। नर्व को इंजेक्शन या प्रिक लग गई और वहां पे नेक्रोज हो सकता है, वहां से उसका पैर या हाथ वो भी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए बटक का जो आउटर पोर्शन है, बटक के जब 4 पार्ट करते हैं तो एक्सटर्नल अपर एक्सटर्नल क्वाड्रेंट उसमें देना चाहिए। राइट राइट सर, थैंक यू। अब ये कोलॉन्स है, अब कोलॉन्स की ये वॉल के अंदर जा रहे हैं हम। अब यहाँ पे वेलाय नहीं है, देखो वेलाय नहीं है। यस सर। हाँ, ये ऐसे प्लेन है और यहाँ पे क्या ज्यादा है, बैक्टीरियाज है। बैक्टीरिया मैंने पहले, हाँ बैक्टीरियाज है, सिर्फ क्रोर्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं यहाँ पे। और ये फूड को डिकम्पोज करने के लिए। ओके अब यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बना के असेंडिंग कोलॉन से ट्रांसफर कोलॉन, ये फीकल मटेरियल है, आगे आगे चला जाता है। और फिर रेक्टम में लॉज होता है। राइट ठीक है, फिर ये स्टूल बाहर निकलता है। राइट राइट। तो ये था एक ब्रीफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा क्लियर हुआ होगा। वेरी और मच। If you could just send a PDF, so I'll just go through so that it'll sit in my head once. यस यस यस, PDF में भेजूंगा। और आपको अभी कुछ क्वेश्चंस है इसके बारे में तो पूछिए। नहीं सर, अभी नहीं है, मैं एक बार पढ़ के अगर कुछ है तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, ओके। फिर हम ये सेशन एंड कर लेंगे। और उसमें मैंने कुछ छोटे अब साइकोलॉजी का ही ज्यादा, एक फर्स्ट वीक जो है साइकोलॉजिकली प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट एक है, डाइट रेडी टेस्ट बोलते हैं क्लाइंट के लिए, तो वो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो अभी वो कोर्स में अभी आज वो दे दूंगा मैं, वो एक देखिए आप। राइट सर, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, ऑल Thank द you, sir. बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. See you, sir. Bye. Bye.